हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है भाई कि जो हमारे अब सीए के सारे एग्जाम्स होने वाले हैं इस साल से, यानी 2024 से, वो न्यू सिलेबस में होंगे। अब मैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की अगर बात करूं तो न्यू सिलेबस में कई सारे चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए जा चुके हैं, रिमूव कर दिए जा चुके हैं। जैसे एक चैप्टर होता था कंसाइनमेंट का, एक और चैप्टर होता था सेल ऑन अप्रूवल का। इस तरह के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स आपके रिमूव कर दिए जा चुके हैं। इसकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया गया है विद न्यू चैप्टर्स, यानी नए चैप्टर्स जो कि काफी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, वो आपके सिलेबस में ऐड कर दिए जा चुके हैं। अब मजे की बात यह है कि जो भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो आपके पुराने इंटरमीडिएट के सिलेबस से ऐड हुए हैं। यानी कि जो ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं ये पहले आपके पिछले पुराने कोर्स में इंटर में हुआ करते थे। इंटर में दो पेपर होते थे अकाउंट्स के, एक अकाउंटिंग, एक एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो उनमें ये चैप्टर्स हुआ करते थे, वहां से उनको हटा के आपके फाउंडेशन में लाया गया है। ठीक है, तो ये अच्छे चैप्टर्स है, ऐसा नहीं कि ये कोई छोटे मोटे चैप्टर्स है। ये कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल चैप्टर्स है जिनको आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो फॉर एग्जांपल आज के लेक्चर में जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसी प्रकार से कुछ कंपनी अकाउंट्स के भी चैप्टर आपके ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू। और इसके अलावा पार्टनरशिप में एक चैप्टर ऐड हुआ है आपका जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ये सारे चैप्टर्स ऐड हुए हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इंटर में भी बना करते थे, तो डेफिनेटली फाउंडेशन में भी इन चैप्टर्स से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बड़े बड़े भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इस लेक्चर से बच्चों जो मैं एक शुरुआत कर रहा हूं, एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, इसमें मैं ये जो न्यू चैप्टर्स आपके आए हैं उन सबको कवर करूंगा प्रॉपर डिटेल्ड वे में। मतलब इसको फास्ट ट्रैक वे में नहीं करूंगा, प्रॉपरली डिटेल्ड वे में मैं कवर करूंगा, जिसमें हम पूरा अपना स्टडी मटेरियल 100% कवर करेंगे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्स्ट टाइम जो एग्जाम होगा इसमें जो क्वेश्चंस आपके मोर और लेस बनने चाहिए वो स्टडी मटेरियल से ही बनने चाहिए। फिर भी बच्चों क्वेश्चंस की वैरायटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये पुराने चैप्टर्स हैं इंटर के। तो पुराने इंटरमीडिएट में, पुराने पेपर्स में, आरटीपीज में कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं इन चैप्टर से, जो मे बी इस चैप्टर के मतलब इस स्टडी मटेरियल में कवर नहीं होंगे। तो बच्चों, अगर मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है इस सीरीज में, आपके अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो मैं स्टडी मटेरियल के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों इन न्यू चैप्टर की सीरीज से। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने उठाया है, जानबूझ के ऐसा चैप्टर उठाया है जिसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जानबूझ के क्यों उठाया है? क्योंकि एक तो दिस चैप्टर इज इजी, ये इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर से, अब मैं फाउंडेशन में तो बच्चों नहीं जानता, लेकिन जो इंटर तक पेपर में जो सवाल बनते थे वो बड़े बड़े भी बनते थे, मतलब 10-10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इससे बनते थे। तो इससे क्या होगा, इससे एक इजी चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, तो आपको एक थोड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, और साथ ही में एक ऐसा चैप्टर खत्म हो जाएगा जिससे बड़े मार्क्स क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। राइट? तो बच्चों देखो, मेरा पढ़ाई करने का जो स्टाइल है या जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है उसमें मैं प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल कवरेज कराता हूं, नोट्स वगैरह खुद लिखता रहता हूं। तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा बच्चों, आप चाहे तो ये नोट्स ना उतार के सिर्फ मेरी बातों को सुन सकते हैं, नहीं तो बेटर भी होगा कि जो भी चीजें मैं लिखता रहूंगा पढ़ाते हुए वो भी आप अपने रजिस्टर्स में लिखते रहना। इसी के साथ बच्चों मैं क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा स्टडी मटेरियल के, वो भी मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे साथ साथ पेपर पेन में, मतलब रजिस्टर पेन में मेरे साथ साथ आपको प्रॉपरली करना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस चैप्टर की, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, प्यार से बच्चों इस चैप्टर का एक नाम और है, प्यार से इसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम प्यार से। ऐसा क्यों बोलते हैं धीरे धीरे बताएंगे। तो पहले मैं अगर इसका एक इंट्रोडक्शन लिखूं कि भाई सिंगल एंट्री का या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है, तो इट इज अ सिस्टम in which for some transactions
complete entries are passed, comma, for some transactions only one aspect is recorded and for some transactions no entry is passed, या नो एंट्री इज रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है जब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए पहले आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, और दोनों एस्पेक्ट्स का जो टोटल होता है वो बराबर होता है, यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ये हमेशा बराबर होता है। इसी से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पार्ट निकल के आता है, इसी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं वो टैली करता है, इसी वजह से जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट टैली करती है। तो अगर तो जो आप डबल एंट्री सिस्टम पूरी तरह से प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहे हो तब तो फिर इस चैप्टर का काम खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली बहुत सारे बिजनेसेस में प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग नहीं हो पाती। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। आप सभी के घर के आसपास छोटी मोटी किराने की दुकानें होंगी, पान के ठेले होंगे, छोटी मोटी गाड़ी की रिपेयर शॉप्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, या इसी प्रकार के बहुत सारे आप अपने आसपास छोटे मोटे बिजनेसेस देखते होंगे, छोटी मोटी दुकान देखते होंगे जहां पे बहुत छोटे लेवल पे काम होता है। अब आप ऐसी दुकान के बारे में बात करो, मैं कोई छोटे मोटे फॉर एग्जांपल किराने की दुकान की बात करता हूं। अब ऐसी दुकानों में बच्चों जो ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं, दुकान के जो मालिक होते हैं, इनसे एक्सपेक्ट करना कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके भाई ये अकाउंटिंग कर रहे होंगे, ये लाजमी नहीं है। इसके कई सारे कारण होते हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस में जरूरी नहीं कि वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पहली बात, मालिकों को नॉलेज ही नहीं है। भाई आप किसी पनवाड़ी की दुकान में जाके पूछना कि हाँ भाई आप बताओ अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हो, आप अपनी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हो कि नहीं करते, तो वो आपको थप्पड़ मार के भगा देगा। वो बोलेगा क्या भाई नशे में आके मजे लेने आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारी छोटी मोटी दुकानों में नॉलेज ही नहीं होती लोगों को कि अकाउंटिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, राइट। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनको नॉलेज तो है कि अकाउंटिंग मुंशीगिरी कुछ होती है जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उनके पास ना ही टाइम है ना रिसोर्सेज हैं कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए। तो इस तरह की बच्चों बहुत सारी रुकावटें आ जाती है जिस वजह से छोटे मोटे बिजनेसेस में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता। तो अब ऐसी दुकानों में, ऐसे छोटे बिजनेसेस में काम कैसे होता है? आप खुद सोचो, कोई भी दुकान कर रहा हो, भाई कोई छोटी दुकान चला रहा हो चाहे कोई बड़ी दुकान चला रहा हो, अल्टीमेटली हर बिजनेस ओनर चाहता है कि जानना कि भाई जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें मेरा मुनाफा हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मैं प्रॉफिट में हूं कि मैं लॉस हूं, मेरा धंधा कितने रुपए का चल रहा है। भाई अगर मैं उधारी पे सामान बेच रहा हूं तो मेरे को किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है, मुझे अपने सप्लायर को कितना पैसा देना है, मेरे बैंक में पैसा क्या है, मेरे छोटे छोटे क्या खर्चे हो रहे हैं, मतलब इसकी जानकारी हर कोई चाहता है, लेकिन उसको वो मिल नहीं सकती अगर वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ना कर रहा हो, राइट। आपने डबल एंट्री सिस्टम में अच्छे से देखा है कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम की मदद से अल्टीमेटली पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जब खत्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है, बैलेंस शीट बनती है जिसमें हमारे को अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी मिलती है। अब ऐसे छोटे मोटे दुकानदारों का क्या भाई, इनको कैसे पता लगेगा? सिंपली अगर मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूं कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इनको कैसे पता लगेगा? तो इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है जब ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। तो इन लोगों की मदद करने के लिए
एक सिंगल एंट्री सिस्टम या ये जो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है वो बनाया गया है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं कि कुछ जुगाड़बाजी करके हम किसी तरह से निकाल पाए कि भाई ठीक है, अगर प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम नहीं भी है तो ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले अगर आप इसका मीनिंग देखोगे जो हमने लिखा डबल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम का, इट इज अ सिस्टम इन विच फॉर सम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट एंट्रीज आर पास्ड। कभी कभी कुछ छोटी मोटी केसेस में कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए प्रॉपर एंट्रीज पास कर दी जाती है। फॉर सम ट्रांजैक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि उधारी पे सेल करी किसी दुकानदार ने, उधारी पे करी तो उसने कस्टमर का नाम लिख के ये लिख दिया कि भाई उससे कितना पैसा लेना है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो सेल्स का एस्पेक्ट है वो नहीं रिकॉर्ड करा। एंड फॉर सम ट्रांजैक्शन नो एंट्री इज पास। बहुत सारी छोटी ट्रांजैक्शन है जिसके लिए तो कोई एंट्री, कुछ हिसाब मेंटेन ही नहीं किया जाता। मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ या खुद किसी अपने लोकल किराने की दुकान में गए होगे जहां से आप अपना रेगुलरली सामान, घर का राशन पानी खरीदते होगे, तो वहां पे आप देखते होगे कि जो वो उधारी पे सामान बेच रहे हैं, अगर वो आपको उधारी पे सामान बेच रहे हैं तो वो एक नोटबुक में लिख देते हैं कि भाई कौन सी तारीख को किस कस्टमर से कितना सामान खरीदा गया, कितना पैसा लेना है किस कस्टमर से। तो वो एक छोटी डायरी या नोटबुक में वो नोट करते हुए चलते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर उधारी पे सेल किया तो जो डेटर आया, जो कस्टमर आया, उसका कितना पैसा ड्यू हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम चलती है, ठीक है। तो पहली बात बच्चों जो ध्यान रखनी है, सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है। क्या ये बड़ी बड़ी बिजनेसेस, क्या रिलायंस जैसी कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है? नहीं कर रही। क्या ऐसे बिजनेसेस जिनकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की सेल होती है साल में, क्या वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये जनरली कौन फॉलो कर रहे हैं? छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात हम एक बार लिख भी लेते हैं। तो लिखना चाहो तो लिखना, मतलब मेरे साथ साथ। बाकी तो अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो इट इज यूजुअली फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसेस। छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग, जैसे पनवाड़ी हो गए, छोटे मोटे आपने देखा होगा फूल जो बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, इस तरह के छोटे मोटे ठेले लगा के ये लोग फॉलो करते हैं। तो इट इज यूजुअली फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसेस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उनको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का कुछ ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ, सिंपली लिख देते अकाउंटिंग, या फिर लैक ऑफ टाइम। भाई पता तो है पर समय नहीं है बैठ के कि हम बैठ के अकाउंटिंग करते बैठे हैं। या लैक ऑफ रिसोर्सेस। भाई अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन सॉफ्टवेयर्स को खरीद पर पाएं। या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक फुल टाइम अकाउंटेंट को बिठा के उससे अकाउंटिंग करा ले या किसी सीए से अकाउंटिंग करा ले। इस तरह के काम करने के भाई पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कर नहीं पाते, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना मजेदार बात और थोड़ी इंपॉर्टेंट बात भी, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपके, क्योंकि पेपर में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं कंपलसरीली, ट्रू फॉल्स में बड़े आसानी से एक सवाल बन सकता है। मैं बनाता हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी फॉलोड बाय कंपनीज। सिंपल क्वेश्चन बनाए कि क्या सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कंपनीज द्वारा फॉलो किया जा सकता है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो आप ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे? सर हम फॉल्स बोलेंगे। कंपनीज कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएगी भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बड़ी कंपनी है रिलायंस जैसी या कोई छोटी मोटी फर्जी कंपनी है। कोई भी कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग नहीं कर सकती। रीजन क्या है? क्योंकि इनको कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है, और कंपनीज एक्ट 2013 में एक पूरा चैप्टर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है। वहां पे अल्टीमेटली लिखा हुआ है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, जो अकाउंटिंग होगी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे कंपनीज के केस में,
वो डबल एंट्री सिस्टम में होंगे। आपके सिलेबस में, कंपनी अकाउंट सिलेबस में है, उसमें आपको अपने नोट्स में, अपने बुक में ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। नहीं तो आगे जाके आप जब लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे, वहां पर भी आप यही चीज पढ़ोगे कि कंपनीज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है उनको वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही करना होता है। तो कंपनीज कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग कर ही नहीं सकती। तो बचे कौन? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले बचे कौन? सोल प्रोप्राइटर बच गए, छोटी मोटी पार्टनरशिप फर्म्स बन गई, बच गई। एलएलपीज भी नहीं कर सकती क्योंकि एलएलपी के लिए अगेन उनका एक अलग एक्ट आ जाता है, एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर हो रहा है? तो छोटे मोटे पार्टनरशिप फर्म्स और सोल प्रोप्राइटर्स जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं वही सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब अगर सर मैं आपको इस चैप्टर की कवरेज की बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में एक और केस ऐसा बनाया गया है जिस केस में सिंगल एंट्री सिस्टम लगाना पड़ जाता है। यानी ओरिजिनली सिंगल एंट्री सिस्टम चल नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम लागू हो जाता है। तो आप एक बार चैप्टर का नाम एक बार देखना, चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है, आपकी किताब में भी आपको दिखा दूंगा मैं। तो चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब आपको अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट तैयार करने हैं जब आपके पास पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है। रिकॉर्ड्स नहीं है मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। क्यों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ही नहीं करी गई, राइट। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज भी आ जाते हैं जहां पे हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो वही बात अब मैं यहां पे लिखूंगा और ये आपको अपने सवालों में दिखेंगे भी। देयर माइट be other reasons, there might be other reasons for incomplete records। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका जो एप्लीकेशन है वो होगा वो तभी होगा जबकि छोटे मोटे बिजनेस के पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है बिजनेसेस के केस में जहां पे रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हुए हमें कुछ बनाना पड़ेगा, राइट। For example, when records are destroyed by fire, एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है। यानी कि मानो कि मेरे बिजनेस में सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं था, डबल एंट्री सिस्टम ही चल रहा था, लेकिन मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में जहां पे मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे सारे प्रॉपर्ली, वहां आग लग गई। आग लगने की वजह से मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जल गए, खराब हो गए, खत्म हो गए। तो मेरे पास आधे अधूरे रिकॉर्ड्स बचे, कुछ जल गए, कुछ आधे अधूरे बचे। तो उस केस में भी फिर एक प्रकार से चैप्टर का जो हमारा जो कहानी का रुख होता है वो इसी चैप्टर की तरफ बदल जाता है, मुड़ जाता है, जिस वजह से आपके सवाल में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के सिनेरियो भी बने होते हैं कि भाई हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए थे या कोई चोरी चकारी करके भाग गया, अकाउंटेंट चोरी करके भाग गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो भी इस तरह के सिनेरियोज भी आ जाते हैं, तब भी आपका इस चैप्टर का एप्लीकेशन लग जाता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब मैंने बोला बच्चों कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जहां पे कि कुछ कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाए। हमने बोला कि कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हो सकती है जिनमें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। तो जनरली वो कौन सी किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिस तरह की इवेंट्स होते हैं जिसके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं? तो लिखो, नॉर्मली रिकॉर्ड्स ऑफ cash payments and receipts and personal accounts are maintained ठीक है। तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस जो प्रॉपर्ली डबल एंट्री सिस्टम तो नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन वो अपनी कैश की पेमेंट रिसिप्ट का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट है, भाई कोई भी बिजनेस करता है तो उनका कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता है। आपको अच्छे से पता है आजकल यूपीआई से छोटे छोटे बिजनेसेस भी यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। आप सब्जी खरीदने जाओगे, फल खरीदने जाओगे, उनके पास भी यूपीआई का क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप किसी पनवाड़ी के पास जाओगे
नहीं जाना, वैसे तो मैं आपसे बोलूंगा मत जाना पनवाड़ी के पास, कभी भी ऐसी गंदी आदत मत लगाना, बट कभी आप जाओगे देखोगे तो वहां पे भी उनका आपको जनरली क्यूआर कोड लगा हुआ दिख जाएगा। तो जब ऐसी छोटी मोटी दुकानों में आप खुद सोचो, जब यूपीआई से पेमेंट करी जाती है तो वो उनको कैश में तो नहीं मिलता, वो दुकानदारों के सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो चाहे बिजनेस कितना भी छोटा हो, उनका बिजनेस का अपना एक बैंक अकाउंट होता है, और जहां पे बैंक अकाउंट मेंटेन है वहां पे बैंक की पासबुक, बैंक की स्टेटमेंट निकल जाती है, तो वहां तो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा कैश में क्या ट्रांजैक्शन चल रही है, कहां पेमेंट रिसिप्ट हो रही है, इसका भी रिकॉर्ड कई सारे छोटे मोटे बिजनेसेस रखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बोला पर्सनल अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बोला आप अपने लोकल किराने की दुकान में जाते हो, आप बोलते हो हमें सामान दे दो, महीने में लास्ट में एक साथ सारा सेटलमेंट कर लेंगे, तो वो भी तो आपका रिकॉर्ड रखते कि भाई फलाना कस्टमर ने मेरे से पूरे महीने इतने रुपए का सामान खरीदा। तो वो जो रिकॉर्ड रख रहे हैं कस्टमर का, वो किसका रिकॉर्ड है? वो पर्सनल अकाउंट्स का ही तो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बोले कि भाई कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, ऐसा गलत है। कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो मेंटेन होते हैं, तभी जो आपका चैप्टर है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कि कुछ रिकॉर्ड हैं पर आधे अधूरे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में, भाई किसी चीज के रिकॉर्ड है किसी चीज के नहीं है। ठीक है जी। अब इसी हिसाब से, इसी बेसिस पे जो मैं आपको बार बार पुश कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि भाई अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जा रहे हैं, इसी हिसाब से आपके सिंगल एंट्री के कुछ टाइप्स निकल के आ जाते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस निकल के आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है भाई, आपको पता है जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी थ्योरी पढ़नी ही पड़ती है, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपके पूरे चैप्टर का बेस भी बना देती है। तो लिखो टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के मैं आपको बता देता हूं बच्चों कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप लिखना, फर्स्ट लिखना प्योर सिंगल एंट्री, प्योर सिंगल एंट्री। तो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बच्चों जहां पे ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो अगर आप कोई दुकानदार के पास जाओगे या कोई दुकान में जाओगे जहां आप देखोगे कि भाई ये दुकानदार तो सिर्फ अपने पर्सनल अकाउंट्स का हिसाब रख रहा है, बाकी कोई हिसाब नहीं रख रहा, वो सिर्फ कस्टमर का हिसाब रख रहा है कि भाई किस कस्टमर को कितने रुपए का सामान बेचा, किस सप्लायर से कितने रुपए का सामान खरीदा, किस कस्टमर से कितना पैसा ड्यू है, किस सप्लायर को कितना पैसा ड्यू है। तो जहां पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट का हिसाब रखा जा रहा है बच्चों, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। जरूरी है बच्चों अच्छे से कर लेना, क्योंकि आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। ऑल्दो वैसे मैं अभी 100% श्योर नहीं हूं कि आपके न्यू एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट आई एम मोर देन 90% श्योर कि अभी भी आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके इवन न्यू कोर्स के एग्जाम में। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है जब आप पेपर दोगे कि आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगला जो टाइप होता है वो होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये वो सिस्टम है जहां पे पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक इज मेंटेन्ड। तो यू आप कह सकते हो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एक कदम और आगे निकल जाता है। तो ये वो सिस्टम है जिसमें पर्सनल अकाउंट्स तो मेंटेन होते ही होते हैं, साथ में कैश बुक भी मेंटेन होती है। कैश बुक बोले तो आपको पता ही होगा, आप पढ़ चुके होंगे कैश बुक, कि कैश बुक मतलब जिसमें कैश की पेमेंट्स रिसिप्ट्स मेंटेन होती है। डबल कॉलम कैश बुक भी एक होता है जिसमें बैंक की भी पेमेंट्स रिसिप्ट मेंटेन होती है। तो पर्सनल अकाउंट्स के साथ वो अपनी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्ड रखते हैं, किस सिस्टम पे? सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम पे। ठीक है जी, बिल्कुल सर, समझ आ गई ये बात। और तीसरा और लास्ट टाइप ऑफ जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो आपका होता है वो होता है क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है बच्चों, लिखो, इसमें पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते ही होते हैं, इसमें कैश बुक मेंटेन होती ही होती है,
और साथ में सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन होती है। सब्सिडरी बुक्स याद है क्या, पढ़ा है आपने सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर, जिसमें परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, इस तरह की सब्सिडरी बुक्स जो मेंटेन होती है। एक फॉर दैट मैटर एक बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक भी होता है, बट मैं मान रहा हूं भाई छोटे मोटे पनवाड़ी के पास या कोई छोटे मोटे किराने की दुकान में बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, बट हाँ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन होती है। तो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में खाली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ कैश बुक भी मेंटेन होता है, और क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक के अलावा सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन होती है। वो डिपेंड करता है कि भाई खाली सेल बुक मेंटेन हो रही है, परचेज बुक भी हो रही है, वो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें थी जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी थी। अब हमें तो अकाउंट्स पढ़ना है भाई, हमें तो अकाउंटिंग समझनी है, हमें अकाउंट्स करना सीखना है। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हमें क्या कवर करने हैं, तो अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि इसमें गिने चुने 2 कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने हैं। तो कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड, सिर्फ 2 मेन कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली इस पूरे चैप्टर में चलते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलता। पहला कॉन्सेप्ट है ascertainment of profit या ऑफ कोर्स लॉस बाय कैपिटल कंपैरिजन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सर ये क्या मजाक है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट का नाम, सर कॉन्सेप्ट का नाम ही इतना बड़ा लग रहा है, तो अंदर का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे। तो चिंता मत करो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट का नाम बहुत अच्छा नहीं लग रहा तो इसका सिंपल शॉर्ट में भी इसका कॉन्सेप्ट का नाम पड़ता है। इसको हम लोग नेटवर्थ मेथड या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने पूरे कॉन्सेप्ट की हेडिंग बता दी आपको, आ गया आपकी श्रद्धा, आपको जिस भी मेथड से नाम याद रखना है रख लेना, मेरा फर्ज था एक बार बताना। ठीक है, तो इसको हम प्यार से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या नेटवर्थ मेथड भी बोल देते। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया जाएगा कि जब रिकॉर्ड्स ही इनकम्प्लीट है तो आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे। पूरा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, अब पूरे साल में कितना फाइनली प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये कैसे पता लगेगा। डबल एंट्री सिस्टम में तो देखो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही कर रहे हो, तो उन सारी ट्रांजैक्शन से आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस से आपका पीएनएल अकाउंट बन जाता है, जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस पता लग जाता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में तो ये हो नहीं रहा, तो फिर आप प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल सकते हो। तो उसका एक मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, जहां से एक्चुअली आपके बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा तो दोनों भी कॉन्सेप्ट में आप प्रॉफिट और लॉस ही निकालोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आप प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, उससे आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, फाइनेंशियल पोजीशन निकालोगे। लेकिन वो तो लंबा तरीका है। इससे पहले आप पहले कॉन्सेप्ट में छोटा तरीका सीखोगे कि शॉर्ट वे में कैसे प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सकता है। इस शॉर्ट वे का जो नाम ही है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है, चलो, तो आई होप आप रेडी होंगे बच्चों। 2 कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट खत्म कर लो, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही है इस पूरे चैप्टर में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहले हम लोग करेंगे। तो अब अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी बच्चों, तो मैं सीधा लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। पूरा कॉन्सेप्ट का नाम आपको मैं ऊपर ऑलरेडी लिखवा चुका,
इसके अलावा इसको नेटवर्थ मेथड भी बोलते हैं, ये भी मैं आपको लिखवा चुका। बार बार इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग लिख के ना तो मैं अपना टाइम खराब करूंगा ना आपका करूंगा, सीधा मैं हेडिंग डाल देता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या चक्कर है इसमें, लिखो इन दिस मेथड प्रॉफिट या लॉस इज कैलकुलेटेड by preparing फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट मैथमेटिकली हम लोग बना लेते हैं जिससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है वो तरीका, पहले लिख लो। मेरे को लगता है 90% आपको ये समझ आ जाएगा, बाकी 10% अगर नहीं आएगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले लिख लो कैपिटल एट एंड, इसको आप प्यार से क्लोजिंग कैपिटल बोलते हो। तो हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेनी होगी, इसमें हमें ऐड करना होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब आई होप आपको पता होगा क्या होता है। लेस करना होगा एडिशनल कैपिटल, अगर साल के दौरान कुछ एडिशनल कैपिटल भी आया तो वो लेस कर देना होता है। और एक चीज और लेस करनी है, कैपिटल एट बिगिनिंग, जिसको प्यार से हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ये सब कर कराने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो प्रॉफिट आएगा। और बोलने की जरूरत नहीं, अगर ये आंसर माइनस में आ जाए तो दैट मीन्स वो लॉस है। तो इस छोटी सी 4 लाइन की स्टेटमेंट से आप प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर पाओगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में। अब ये फॉर्मूला है क्या, वैसे तो बच्चों आप 12वीं में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ के आए हुए हो, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती कि इसको समझने में कोई परेशानी होगी। फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको एक बार एक नजरिया दे दूं कि ये क्या चक्कर है। तो देखो एक टाइमलाइन में बनाता हूं, मानो ये साल की शुरुआत है 1 अप्रैल 2023, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024। अब एक दुकानदार मेरे पास आता है जो छोटी मोटी दुकान चलाता है, वो मुझसे कहता है कि यार सीए साहब आप हो, आप मेरे को बताओ मैंने पूरे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया। तो मैं सबसे पहले उसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा मैं निकाल लूंगा, आप मुझे अपनी ट्रायल बैलेंस दे दो, आप अपनी मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे दो, उससे मैं सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स बना के, आपका पीएनएल अकाउंट बना के आपको बता दूंगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। लेकिन वो बोलेगा अरे भाई मेरे को कहां पता, मैंने तो कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं फिर भी जानना चाहता हूं आपसे कि आप मेरा बता दो निकाल के कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी। तो अब देखो मैं क्या जुगाड़बाजी करूंगा, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सीए हूं ना, मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ पता है, मैं आपका प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखा सकता हूं। मैं उससे बोलूंगा देखो भाई दुकानदार साहब आप मुझे बस बता दो ओपनिंग डेट पे आपका कितना कैपिटल था, क्या आपको यह पता है। दुकानदार बोलेगा हाँ मुझे बिल्कुल पता है, मेरे को पता है पूरे कि मेरा ओपनिंग डेट पे मेरा कितना कैपिटल था। फिर मैं उससे बोलूंगा अच्छा ठीक है, क्या आपको पता है कि आपने साल के दौरान कुछ और कैपिटल लगाया बिजनेस में, क्या आप अपनी दुकान में कुछ और कैपिटल लेके आए, क्या आप अपने धंधे में कुछ और आपने पूंजी लगाई। वो बोलेगा हाँ मेरे को पता है, मैंने पूरे साल के दौरान कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया। तो मैं बोलूंगा ठीक है, आपका एडिशनल कैपिटल लगाया तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देगा। फिर मैं उससे पूछूंगा कि अच्छा अब बताओ क्या आपने साल के दौरान कुछ ड्राइंग्स भी करी, कुछ पैसा आपने अपनी कैपिटल से निकाला भी पर्सनल यूज के लिए। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल निकाला यार, मैं कैपिटल ड्राइंग्स नहीं करूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मैं अपना राशन पानी का खर्चा कैसे निकालूंगा। तो यस मैंने अपने बिजनेस से ड्राइंग्स भी करी। फिर मैं उससे बोलूंगा अच्छा आज 31 मार्च है, क्लोजिंग डेट है, क्या आपको आज की तारीख पे पता है कि आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है, मतलब आज की तारीख पे 31 मार्च को आपका कैपिटल आज कितना है, क्या आपको यह पता है। तो वो अपने पास थोड़ा देख के अंदाजे से बता देगा कि हाँ मेरा लगभग इतना क्लोजिंग कैपिटल है। बस काम खत्म।
अब मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई आपको सारी चीजें पता है, आपको अपना ओपनिंग कैपिटल पता है, आपको अपना ओपनिंग कैपिटल पता है कितना है, आपको एडिशनल कैपिटल कितना लेके आए पता है, आपको ड्राइंग्स पता है कि कितनी हुई, और आपको क्लोजिंग कैपिटल अपनी पता है। तो अब इन सब चीजों में सिर्फ एक मिसिंग फिगर रह गई, वो रह गई प्रॉफिट या लॉस की। तो ये मिसिंग फिगर जो मेरी रह गई प्रॉफिट या लॉस की, वो मैं अपनी अब कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को बाकी सारे वेरिएबल्स पता हैं। एक ही वेरिएबल तो बच गया, प्रॉफिट या लॉस। तो ये जो बैलेंस बचेगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, यही तो प्रॉफिट या लॉस होगा भाई। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी से आपका ये फॉर्मूला बन के आ गया प्रॉफिट या लॉस निकालने का। बात समझ में आ रही है? तो मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों लिखने की जगह क्या कर लूं, मैं इसको सिर्फ मान लेता हूं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग रख के बोलता हूं कि मानो भाई प्रॉफिट ही हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ, ड्राइंग से कैपिटल माइनस हो गई, कम हो गई, प्रॉफिट से कैपिटल और ऐड हुआ, ये सब प्लस माइनस होने के बाद क्लोजिंग कैपिटल बचा होगा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ओपनिंग कैपिटल, लिखना मत भाई प्लीज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और ये चीज जो मैंने लिखी है कोई आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होगी, आपने बचपन में भी देखी होगी, ये आपके लिए बहुत बेसिक चीज है ना। अब इसी में मैं बस बोल लेता हूं कि इसी मैथमेटिक्स से मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ के बाकी सारी चीजों को राइट साइड पे फेंक देता हूं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स था, इधर आके वो प्लस ड्राइंग्स हो जाएगा, प्लस एडिशनल कैपिटल था तो वो माइनस एडिशनल कैपिटल हो जाएगा राइट साइड आके, और ओपनिंग कैपिटल भी प्लस हो रहा था तो प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इससे मुझे फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब अगर ऊपर की स्टेटमेंट देखोगे तो इसी को बस मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा दिया। भाई ऐसे प्लस माइनस करके दिखाऊंगा तो मैंने सीए वाला काम तो किया नहीं ना, मुझे तो एक फैंसी सी स्टेटमेंट बनानी है। तो इसी को मैं एक फैंसी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके स्टेटमेंट इस तरह की बना के प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता हूं। तो इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे बोले नहीं सर हमें तो स्टेटमेंट अच्छी अजीब लगती है, हमें समझ नहीं आती, तो उन बच्चों के लिए भी एक और विकल्प है, आपके लिए एक और विकल्प है। ऑल्टरनेटिवली कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड टू ascertain profit as balancing figure। तो बचपन में जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, अब वैसी कैपिटल अकाउंट भी बना सकता हूं। मैं वो बना के यहां नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन में दिखा दूंगा करके, क्योंकि मुझे लगता है आप सीए के बच्चे हो तो आपको इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आईसीआई ने खुद बोला हुआ है कि भाई आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट बना के भी प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। वो मैं सीधा सवाल में आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहां तक बात हमें क्लियर हो गई। अब मैं अपने टॉपिक की हेडिंग पे वापस आता हूं। मेरा टॉपिक था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो यहां पे मैंने क्या टर्म यूज किया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अभी तक ये बताओ सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई प्रॉफिट या लॉस निकालने की, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है प्रॉफिट या लॉस की। या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या वर्ड है, इसका क्या रेलिवेंस है, यही तो असली चीज है पूरे इसमें। अगर मैं आपको ये दे दूं, तीनों चारों चीजों में आपको प्रोवाइड कर दूं, इन चारों में से तीन चीजें प्रोवाइड कर दूं, तो चौथी चीज तो 10वीं का बच्चा भी निकाल के बता देगा कि ये रहा फॉर्मूला, उसमें मिसिंग फिगर ये निकल के आ जाती है। तो आपको क्या अनोखा काम करना है जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे। आपके साथ क्या होगा और जो प्रैक्टिकली भी हो सकता है, कई बार हमें सवाल में, मैं आपसे प्रोवाइड करता हूं, कई बार हमें सवाल में ये ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता होता, या फिर हमें ये क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता होता, या तो मान लो दोनों भी चीज नहीं पता, या तो दोनों में से एक भी चीज नहीं पता। मोमेंट मैंने बोल दिया कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है या क्लोजिंग कैपिटल नहीं है या दोनों भी नहीं है, तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई।
अब मेरे पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो गए, मेरे को तो ये प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए मुझे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। अब मेरे पास वही नहीं है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालूंगा? तो बच्चों कई बार जब हमारे को कैपिटल की जानकारी नहीं होती कि ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो वो भी हमको अलग से निकालनी पड़ती है। और वो निकालने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे भाई क्या चक्कर है। तो ये बात मैंने पहले लिख लेता हूं, इफ ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट अवेलेबल। तो ये सवाल में भी हो सकता है, होगा ही, बल्कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं मान के चल रहा हूं होगा ही होगा, और प्रैक्टिकली भी हो सकता है। यहां तो मैंने एग्जांपल में बोला कि दुकानदार को पता था कि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कितना है। अब दुकानदार आके बोले भाई मेरे को नहीं पता, मेरी कैपिटल कितनी थी, मुझे ये भी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? तो उस केस में मुझे फिर कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैं फिर एक्स्ट्रा फीस भी चार्ज करूंगा। क्या मेहनत है वो देखो। तो इफ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट अवेलेबल, देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको मैं अभी के लिए शॉर्ट में एसओए बोलूंगा, लेकिन एग्जाम में कृपया करके एसओए कोई बच्चा नहीं बोलेगा, नहीं लिखेगा, बोलना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैन बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड द सेम एज follows, as follows। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल नहीं है सवाल में, तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे और उससे आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है भाई? बहुत ही मजेदार चीज है। तो देखो, मैं ये बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जब आप इसका फॉर्मेट देख लोगे कि ये मैं क्या बना रहा हूं, तो आपको हंसी आ जाएगी कि ये क्या धोखा हो गया। आपको लिटरली ऐसा लगेगा, अगर जो आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, तो फिर आप समझ ही गए कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो आपको भी लगने वाला है कि सर ने आपको धोखा दे दिया, शिलेन सर ने यहां बैठे बैठे आपके साथ मजाक कर लिया। तो मैं सिर्फ अभी बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आप भी चाहो तो बना लो। तो देखो, मैंने एक टी शेप का कुछ अकाउंट टाइप बनाया, बोल रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बना रहा हूं अकाउंट। मजेदार बात है बड़ी। तो एक मैंने एसेट साइड ली है, एक लाइबिलिटी साइड ली है। तो एसेट साइड पे मैं कुछ एवं ही से एसेट के नाम लिख लेता हूं। बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक जिसको आप बोलते हो। फिर कुछ डेटर्स हैं, भाई अगर है थोड़ा सा बिजनेस ठीक ठाक सा है तो हो सकता है बिल्स रिसीवेबल भी होगा। अच्छा, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस भी होंगे। अभी तो मैं एसेट साइड भर रहा हूं सिर्फ। फिर कुछ रोकड़ा हाथ में पड़ा होगा, नगद होगा, कुछ हाथ में कैश होगा। अच्छा, बैंक में भी पैसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब समझ गए ना मैं क्या लिख रहा हूं? कुछ भी हो सकता है सर, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है। लाइबिलिटी साइड में देखो, 2 लाइन की जगह छोड़ के हो सकता है बैंक से कुछ छोटा मोटा लोन ले रखा हो सकता है हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कुछ मेरे सप्लायर हो जिनको पैसा मुझे देना है, यानी मेरे कुछ क्रेडिटर्स हों। अगर मेरा थोड़ा और हाई फाई बिजनेस है तो कुछ बिल्स पेबल हो सकता है मेरे पास। कुछ मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो कि रेंट वेंट अभी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने देखो क्या करा, एसेट्स भर दिए, लाइबिलिटीज भर दी, ऊपर लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन। लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा सर ये तो बैलेंस शीट है? ये तो बैलेंस शीट ही बनाई मैंने,
क्या आपको ये बैलेंस शीट से थोड़ा सा भी अलग लग रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका नाम बैलेंस शीट नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है। इसको मैं चाहता तो बैलेंस शीट भी बोल सकता था, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली यहां स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला है इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो बैलेंस शीट होती है वो डबल एंट्री सिस्टम से निकल के आती है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वो डबल एंट्री सिस्टम में जो पूरा अकाउंटिंग करा है उसका एंड प्रोसेस होता है। लेकिन जब आपने डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर्ली फॉलो ही नहीं करी तो आप ये नहीं कर सकते, कह सकते कि ये मेरी बैलेंस शीट है। क्लियर हो रहा है? ये बारीकी है इसमें। इसलिए बना रहे हम एसेंशियली बैलेंस शीट ही है, ये बैलेंस शीट ही, लेकिन इसका नाम पड़ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मेंटेन्ड है। मतलब आप देखो, मैंने एसेट साइड इतनी सारी भर तो दी, लेकिन प्रैक्टिकली छोटा मोटा जो दुकानदार मेरे पास आएगा उसको अपनी सारी एसेट की वैल्यू थोड़ी पता होगी, उसको हर एसेट की वैल्यू नहीं पता होगी। वो तो मुझे वही एसेट बताएगा जिसकी वैल्यू उसको पता है, जिसकी जानकारी उसको है। बात क्लियर हो रही है? सिमिलरली वो मुझे वही लाइबिलिटीज बताएगा जो उसको आइडिया है कि मेरी लाइबिलिटीज इतनी इतनी है। कुछ ऐसी छोटी मोटी उधारी हो सकती है जो उसको पता ही ना हो, जो उसको ध्यान में ही ना हो। तो ये इनकम्प्लीट वे की बनी हुई बैलेंस शीट है, इसलिए ये बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मन में आप सोचोगे बैलेंस शीट की हमें बैलेंस शीट बनानी है, बट इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बात समझ में आ गई? अब हम तो सर कैपिटल निकालने की बात कर रहे थे, अभी तो कैपिटल निकली नहीं। तो भाई बैलेंस शीट अगर आपको समझ आ गई कि बैलेंस शीट टाइप ही कुछ बनी है, तो लाइबिलिटी में मैंने एक चीज छोड़ रखी है। क्या? एक चीज है जो मैंने छोड़ रखी है, वो है कैपिटल। तो सबसे पहली चीज ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आती है, तो वो नहीं डाली मैंने। तो जब हम पूरी ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे तो सब बनाने के बाद मेरा ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा जिसको मैं कैपिटल बोल दूंगा। क्योंकि आपको पता है भाई एसेंशियली बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का भी दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो नेचुरली मेरी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होगी। हाँ, अंदर से आपकी आवाज आएगी कि सर ये एक्यूरेट फिगर नहीं होगी, जब हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज ही पूरी तरह से नहीं डाली तो ये एग्जैक्ट फिगर तो कैपिटल की होगी नहीं। तो ये तो ऑब्वियस है भाई, एक पॉइंट के बाद भगवान भी कुछ नहीं कर सकते भाई। सीए भी कोई भगवान नहीं है, सीए कोई भगवान नहीं है। उसके पास जितनी जानकारी होगी उसी जानकारी को लेके ही वो चीजें कैलकुलेट करेगा। तो भाई मेरे पास जितनी एसेट और लाइबिलिटी की जानकारी है वो मैं ले लूंगा और बोल लूंगा भाई बचा हुआ तुम्हारा कैपिटल है। ठीक है? हालांकि आपको क्या याद रखना है, अगर सवाल में कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग तो बात ही खत्म। फिर तो आपकी सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगी, सिंपल स्टेटमेंट से आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। दिक्कत तब आएगी जब आपको ओपनिंग या क्लोजिंग या दोनों भी कैपिटल नहीं पता, तो उस केस में आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी कैपिटल नहीं पता तो आपको दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने पड़ेंगे, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग वाला। अकॉर्डिंगली उससे आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा, जिसको यूज करके फिर आप प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। तो देखो कॉन्सेप्चुअली पहला कॉन्सेप्ट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का था वो यही था। अब इसी के क्वेश्चंस आपको मेरे को दिखाने हैं, तो मैंने जैसे कि आपको वादा किया है कि मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपकी न्यू कोर्स की लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, आपके पास होगी, बुक पे फॉर्म में होगी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो आप अपने ऑनलाइन भी इसको एक्सेस कर सकते हो। पेज नंबर 9.6 पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखना है मेरे साथ साथ। ठीक है? बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट एक शुरुआत हो जाए, बस एक स्टार्ट लेने के लिए कर रहे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एनीवे, क्वेश्चन कहता है राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। राजू प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम पे प्रॉपर अपने बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता। हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये वही कहानी है कि राजू एक दुकानदार मेरे पास आया, उसने मुझे बोला प्रॉफिट और लॉस मेरा निकाल के बताओ। अकॉर्डिंगली उसने मुझे क्या क्या जानकारी दी, देखो उसने मुझे बताया, देखो सर मेरा ओपनिंग कैपिटल 10,000 था, मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12,500 है। इसके अलावा मैंने साल के दौरान 3,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी और मैंने एडिशनल कैपिटल 3,750 रुपए का लेके आया। हमको निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस ऑफ द ईयर। ठीक है? तो पहले स्टेटमेंट फॉर्म में कर लेंगे इसको, पहले इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर लेंगे और फिर इसको हम लोग प्रॉपरली, मतलब मैं आपको अकाउंट बना के भी एक बार करके दिखा दूंगा। मैंने आपसे बोला था कि कैपिटल अकाउंट बना के भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सकता है। तो हेडिंग डाल देते स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट। इस सवाल में अच्छी बात क्या है भाई, इस सवाल में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों पता है, तो झंझट है ही नहीं कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का। सीधा सीधा एक स्टेटमेंट बना के, सिंपल सी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बना के हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना होता है हमको, कैपिटल एट एंड, जिसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो देखते हुए चलेंगे सवाल में, क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए का है। तो क्लोजिंग कैपिटल है 10,000 रुपए का, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स, इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितने रुपए की है, अच्छा नहीं, क्लोजिंग कैपिटल 12,500 था, आई एम सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल 12,500 था, इसको सही कर देते हैं। ड्राइंग्स कितने रुपए की है, ड्राइंग्स है 3,000 रुपए की, तो ये ऐड कर दिया, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ ये भी सवाल ने बता रखा था, इधर गया, ये रहा 3,750, तो ये लेस हो जाता है, लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ये 10,000 रुपए की है, क्वेश्चन में गिवन थी, जो मैंने ऊपर गलती से क्लोजिंग में ले ली थी। बस ये प्लस माइनस कर दो, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस है। प्रॉफिट आ रहा है मतलब प्लस में आंसर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉफिट है 1750। ठीक है, आंसर टैली कर सकते हो आप अपना, बाद में जाके मतलब सही होगा, इसमें क्या ही गलत आ जाएगा। तो 1750 का मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। और ऑल्टरनेटिवली आप एक काम और कर सकते थे, क्या सर, आप एक नॉर्मल बचपन में जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो भी बना सकते हो। तो मैं एक बार बना के दिखाऊंगा बच्चों, हर क्वेश्चन में नहीं बना के दिखाऊंगा, दोनों तरीके से, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मेरी एडवाइस तो रहेगी सिंपल सी स्टेटमेंट बना के काम करो, है ना। लगना चाहिए कि भाई कोई सीए का बच्चा पेपर लिख रहा है, अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वो तो भाई 11वीं 12वीं का बच्चा भी बनाता ही है। आप में अलग क्या है कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में उसको बता पा रहे हो। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये था 10,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस यहां आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये था 12,500। अच्छा, जब कैपिटल नया इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, तो बाय बैंक अकाउंट, मतलब आप इसको एडिशनल कैपिटल लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल कितने रुपए की आई थी, 3,750। सिमिलरली जब ड्राइंग्स होती है तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है ना, तो ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल में डेबिट हो जाता है, तो टू ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितने रुपए की है, ड्राइंग्स है 3,000 रुपए की। सारी चीजें डाल ली, बस अब एक चीज रह गई प्रॉफिट की। तो आपको बस जब कैपिटल अकाउंट बना रहे होगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर देखना पड़ेगा कि किधर बच रहा है। तो इस सवाल में बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा इस साइड पे, यहां पे। ठीक है, कितना बच रहा होगा देख लो, टोटल आ रहा है 15,500। तो 15,500 में से जरूरत नहीं है करने की, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, 13,750 चले गए, तो यहां बच गया कितना, यहां बच गया, अरे पेन से लिखेंगे 1750। तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट जो मैंने निकाला एज बैलेंसिंग फिगर। अगर खुदा ना खास्ता यहां पे बैलेंस बचता डेबिट साइड पे इधर, तो वो क्या हो जाता, वो लॉस हो जाता। अगर बचता है नहीं तो मैं ऐसे बस लिख के बता रहा हूं, बट अगर बचता बैलेंसिंग फिगर यहां पे तो ये लॉस हो जाता। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे आता है, लॉस से प्रॉफिट कम, कैपिटल कम होता है तो कैपिटल के डेबिट साइड पे आता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप दोनों भी तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब इस मेथड में एक प्रॉफिट या लॉस की स्टेटमेंट बना के भी काम कर सकते हो, आप कैपिटल अकाउंट बना के भी काम कर सकते हो। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो राकेश भाई हैं हमारे,
जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट किया और उस तारीख पे मतलब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उसने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये ओपनिंग कैपिटल की तरह हो गया। टेक्निकली वैसे आप इसको ओपनिंग कैपिटल भी मान सकते हो, आप इसको एडिशनल कैपिटल भी मान सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या माना है वो देख लेंगे, बट आप इसको ओपनिंग कैपिटल की तरह मान लो चाहे तो, क्योंकि 1 अप्रैल की कैपिटल है, नहीं तो आप इसको एडिशनल कैपिटल भी मान लो, कैसे भी मान लो। ऑन 31st March 2022 he has the following information available as per the single entry system maintained by him। क्या जानकारी दी उसने, कौन सी तारीख को? अच्छा पहले डेट देख लो भाई, उसने 31 मार्च 2022 की जानकारी दी है। 1 अप्रैल एक्सक्यूज मी 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2022 की उसने जानकारी दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लोजिंग डेट की वो जानकारी दे रहा है। कौन सी डेट की? क्लोजिंग डेट की। क्या क्या जानकारी है? उसने बोला कैश बैलेंस जो मैंने हाथ से काउंट किया वो है 3200 रुपए का। इन्वेंट्री जो मैंने फिजिकली वेरीफाई करी वो है 34,800 की। अजय से मुझे रिसीवेबल है, कुछ क्रेडिट सेल किया था, उधारी पे बेचा था अजय को, उससे मुझे 31,000 रुपए मिलने हैं, तो ये डेटर हो गया कहीं ना कहीं। मशीन मेरी 85,000 रुपीज की है। पेएबल टू विनोद टूवर्ड्स क्रेडिट परचेज, तो मैंने कुछ उधारी पे परचेज किया था विनोद से, उसको पेएबल है 12,000, तो ये क्रेडिटर्स हो गया। इसके अलावा और क्या है? बैंक से लोन चल रहा है 10,000 रुपए का, बैंक से लोन चल रहा है 10,000 रुपए का। इसके अलावा ड्रॉइंग्स में 24,000 रुपए की है। आपको क्या निकालना है? यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो वही आपसे राकेश भाई पूछ रहे कि बताओ मैंने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो मेन रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसमें लेना होता है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब 31 मार्च 2022 को कितना कैपिटल था। तो जरा तलाशो पूरे सवाल में, क्या 31 मार्च 2022 का उसने कैपिटल निकाल के आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा? द आंसर इज नो, नहीं दे रखा। आप देख लेना, उसने 1 अप्रैल का कैपिटल बता दिया था, 31 मार्च का नहीं बताया, तो ये तो अभी हमारे पास नहीं है। तो जब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मुझे क्या करना है? अब मुझे 31 मार्च 2022 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, राइट? कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। पहले अब अपनी स्टेटमेंट को पूरी कर लेते, तो अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूं। इसमें हमें ऐड करना होता है ड्रॉइंग्स। तो सर ड्रॉइंग्स की जानकारी दे रखी है, ड्रॉइंग्स की जानकारी दे रखी है। अरे बाप रे, क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो ड्रॉइंग्स उसने कितनी बता रखी थी? ड्रॉइंग्स उसने 24,000 रुपीज की बता रखी है, तो ये मैं लिख देता हूं 24,000। इसके अलावा फिर हमें लेस करना होता है एडिशनल कैपिटल, अगर कोई है तो। इस सवाल में उसने एडिशनल कैपिटल वैसे नहीं दिया था, बट मैंने आपको बोला था क्योंकि 1 अप्रैल को कैपिटल से स्टार्ट किया है बिजनेस, तो आप उसको एडिशनल कैपिटल मान के चल सकते हो, नहीं तो ओपनिंग मान के चल सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल है। मैं इसको ओपनिंग कैपिटल मान के चल रहा हूं। तो एडिशनल कैपिटल क्या हो गया? 0 हो गया, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। अल्टीमेटली चाहे ओपनिंग कैपिटल हो चाहे एडिशनल कैपिटल हो, वो लेस ही होना है, तो उससे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? तो मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल के लिए, एडिशनल कैपिटल सॉरी ओपनिंग कैपिटल के लिए। तो उसने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। चलो, तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरा प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो मैं वर्किंग नोट में क्या करूंगा? मैं वर्किंग नोट में बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। चलिए, तो फटाफट से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं। बोल रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आप मन में क्या सोच लोगे कि हम बैलेंस शीट बना रहे। लिखना नहीं है बैलेंस शीट, मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप यहां पे बैलेंस शीट वर्ड लिख दोगे। तो लिखना आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, लेकिन आप मन में बैलेंस शीट सोचना। तो सारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की जानकारी जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो क्वेश्चन से देख देख के डाल लो। चलो 1 मिनट में इसको ठीक कर देता हूं। तो अब एक एक करके जो भी हमें यहाँ एसेट्स या लाइबिलिटीज की जानकारी दे रखी है, ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डाल देते फटाफट से। तो आप भी डालते हुए चलना। तो सबसे पहले उसने बताया था कैश,
कैश उसने बताया था कितने रुपए का, 3200 का। तो कैश है 3200 का। फिर इन्वेंट्री एसेट होती है, वो उसने बता रखा है 34800 का। फिर रिसीवेबल्स एक बता रखा है, मतलब डेटर्स हो गए सिंपल भाषा में। तो डेटर है आपके कितने, 31,000 के। फिर मशीन उसने बता रखी है, मशीन कितने रुपए की है, 85,000 की। और पेएबल टू विनोद है, मतलब एक क्रेडिटर है, तो एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना क्रेडिटर, एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने रुपए का है, 12,000। बस। तो मैंने फालतू में इतनी बड़ी फॉर्मेट बना लिया था, मैंने फालतू में इतना बड़ा फॉर्मेट बना लिया था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। चलो, अब आपको अच्छे से पता है कि जो मेरा मिसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से देख लेते कि बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। तो टोटल आ रहा है कितना, टोटल आ रहा है 1,54,000। 1,54,000। और बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 1,42,000। अच्छा, एक लोन भी था मेरे ख्याल से, मैं शायद लोन मिस कर गया। एक मिनट एक मिनट, एक लोन भी था ना मेरे ख्याल से। तो लोन था 10,000 रुपए का, तो ये भी तो आएगा। तो लोन आया 10,000 रुपए का, यहां लिख देते लोन 10,000 का। तो बैलेंसिंग फिगर जो मेरी बच के आ गई वो कितनी बच के आ गई, 1,32,000। 1,32,000 मेरी बैलेंसिंग फिगर बच के आ गई। ये बेसिकली क्या निकाल लिया मैंने, ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। तो इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं 1,32,000। बस अब मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। तो कितना बचा मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा बचा 8,000 का। प्लस में आंसर आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 8,000 का। ठीक है, ड्राइंग्स माइनस नहीं ऐड होगी। तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 56,000। प्रॉफिट आ रहा है 56,000। ठीक है, तो इस सवाल में सिर्फ एक पॉइंट नया था कि इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल खुद से निकालना पड़ा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं होता तो आपको ओपनिंग कैपिटल भी बनाना पड़ता स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। ठीक है जी, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 खत्म हो गया। इसी प्रकार से अगले सवाल पे जाते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे एक बार जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स ऑन 31st March 2021 एंड 2022 आर एस फॉलोस। तो एक 31 मार्च 2021 की आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जानकारी दे रखी है, एक 31 मार्च 2022 की दे रखी है। तो बिल्डिंग है, अब आप नोट करना, कुछ कुछ चीजें मिसिंग फिगर में यहां पे दिख जाएगी आपको। तो बिल्डिंग है, जैसे उसकी 2021 की वैल्यू गिवन है, 2022 क्वेश्चन मार्क है। फर्नीचर की वैल्यू 21 की गिवन है, 22 की क्वेश्चन मार्क है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू दोनों भी गिवन है, सन्ड्री डेटर्स दोनों भी गिवन है, कैश एट बैंक दोनों भी गिवन है। नीचे चलते हैं, कैश इन हैंड भी दोनों भी गिवन है, लाइबिलिटीज में लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों भी गिवन है। फिर कह रहा है डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट 2.5% पर एनम एंड फर्नीचर बाय 10% पर एनम। तो ये चक्कर है, इसका मतलब जो आपको दो एसेट की वैल्यू नहीं दी थी, बिल्डिंग और फर्नीचर की, इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने आपको बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोनों पे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको डालनी है। इसके अलावा वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वॉज matured during the period and amount of ₹40,000 is retained in the business। तो कह रहा है कि प्रोप्राइटर का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो मेच्योर हो गई जिससे उसको 40,000 रुपए मिले, और वो 40,000 रुपए उसने बेसिकली अपने बिजनेस में लगा दिए।
तो इतनी बड़ी कथा का सिंपल मतलब पता है क्या वो आपको बता रहा है? वो आपको एडिशनल कैपिटल बता रहा है, एडिशनल कैपिटल। तो सिंपल भाषा में 40,000 रुपीज का एडिशनल कैपिटल है। फिर प्रोप्राइटर टुक एट द रेट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। तो 2,000 रुपए प्रति महीना, तो साल का कितना हो गया? 24,000। तो इतने रुपए की आपकी ड्रॉइंग्स हो गई 24,000 रुपीज की। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। और लगे हाथों बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी देख लेना, क्योंकि ये थर्ड इलस्ट्रेशन का ही कंटिन्यूएशन है। टेकिंग फिगर्स इन इलस्ट्रेशन नंबर 3 होगा। टेकिंग फिगर्स इन इलस्ट्रेशन नंबर 3, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब आप 3 और 4 को साथ में सॉल्व कर लो। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी। तो आपके देखो, आपको ओपनिंग डेट की भी बनानी है, क्लोजिंग डेट की भी बनानी है, और साथ ही साथ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 के हिसाब से क्या करना है, आपको प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सवाल को, दोनों भी सवालों को एक साथ ही सॉल्व कर देंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। तो देखो अब आपके पास भाई दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, तो 2 बार आप फॉर्मेट बनाओ, या तो आप जब दोनों डेट का बना ही रहे हो एक साथ, तो उसको कॉलमनर फॉर्म में बना लो, वो आपकी श्रद्धा है। मैं क्या करूंगा, मैं टाइम बचाने के लिए आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कॉलमनर फॉर्म में बना लो, है ना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग बना लो, उसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम एक ही साथ दोनों के बना लेते। थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी मेरे को, तो मैं यहां पे लाइन खींच दूंगा। चलो, तो क्वेश्चन आप अपने सामने खोल के रखना बच्चों, ठीक है। बार बार क्वेश्चन दिखाने के चक्कर में गड़बड़ होती है, तो इसलिए आप क्वेश्चन अपने पास जरूर खोल के रखना। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, इधर भी 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, राइट। तो साइमल्टेनियसली हम लोग क्या बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब आपको बच्चों कॉन्सेप्चुअली पता लग गया है कि हमें इससे कैपिटल पता लगती है, जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे पता लगती है। तो ये मैं अब लिख के छोड़ दे रहा हूं। अब एक एक करके जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है वो मैं इसमें डालना शुरू करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्डिंग। तो ओपनिंग डेट का है 1 लाख, क्लोजिंग डेट का हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसको डेप्रीशिएट कर देंगे। तो डेप्रीसिएशन के लिए क्वेश्चन ने क्या बताया था, डेप्रीसिएशन के लिए क्वेश्चन ने बताया था, क्या रेट बताया था डेप्रीसिएशन का, यहां पे। तो बिल्डिंग में 2.5% पर एनम का डेप्रीसिएशन का रेट है। तो सिंपली 1 लाख रुपीस को कैलकुलेटर पे आप 2.5% से कम कर लेना, तो आपको यहां की फिगर पता लग जाएगी 97,500, ठीक है जी। इसी प्रकार से आपको अगला क्या दे रखा है, आपको अगला दे रखा है फर्नीचर। तो फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस बता रखा है 50,000 रुपीस, और इसको भी डेप्रीशिएट करना है आपको कितने रुपए से, आपको इसको 10% पर एनम से डेप्रीशिएट करना है। तो 50,000 को 10% से जब हम कम कर देंगे तो वो बच जाएगा 45,000। बाकी चीजें आपको सारी गिवन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्वेंट्री आपको दोनों डेट्स की गिवन है, 1,20,000, 2,70,000। फिर सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है दोनों भी डेट्स के, कितने कितने हैं, 40,000 एंड 90,000। फिर कैश एट बैंक आपको गिवन है दोनों भी डेट्स का, 70,000, 85,000। इसके अलावा और क्या गिवन है, कैश इन हैंड भी दे रखा है आपको, तो ये है 1,200 और 3,200। फिर लाइबिलिटीज में बस 2 ही चीजें हैं, एक लोन है 1,80,000, तो ये सही कॉलम में लिख देंगे 1 लाख,
80,000, राइट। और इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 40,000 एंड 70,000, दैट्स इट। बीच में मैं एक काम करता हूं, यहां से भी लाइन खींच लेता हूं ताकि क्लियर रहे। चलिए, अब आप दोनों भी कॉलम का टोटल कर लो, दोनों भी कॉलम का टोटल कर लेना। चलिए, तो एसेट साइड का सीधा टोटल मारो, तो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 70 प्लस 1,200, तो टोटल आ रहा है 381,200, 381,200। तो यहां पे कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर कितनी बच जाएगी? ये बच जाएगी 241,200, 241,200। सिमिलरली 31 मार्च 2022 एसेट साइड का टोटल कर लो, क्योंकि वो कंप्लीट है, तो कैपिटल आपका बाद में बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। तो इसका टोटल आ रहा है 5,90,700। तो इसमें से 1,50,000 हटा दो, तो ये बच गया 4,47,00। तो क्या हासिल कर लिया आप लोगों ने? क्या हासिल कर लिया आपने? ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, दोनों भी डेट्स की आपने क्या निकाल ली? कैपिटल निकाल ली। तो ये रही ओपनिंग कैपिटल, ये रहा क्लोजिंग कैपिटल। 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग कैपिटल है, और पिछले साल 31 मार्च 2021 का ओपनिंग कैपिटल है। अब बात खत्म हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे उसने मांगा था प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तो वो भी कर लेते। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, तो ये तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ले लो, क्लोजिंग डेट की कैपिटल से 4,47,00। इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन ने बता रखी थी, क्वेश्चन ने बोला था ड्राइंग्स कितनी है? 2,000 पर मंथ। तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं 2,000 इंटू 12। मंथली ड्राइंग्स थी, ध्यान रखना आपको तो पूरे साल की लेनी है, तो ये हो जाएगी 24,000। फिर लेस करते हैं सबसे पहले एडिशनल कैपिटल, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसी ऑर्डर में करना है, आप किसी भी ऑर्डर में प्लस माइनस कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैंने फॉर्मूला में पहले एडिशनल कैपिटल माइनस करा रखा है, तो मैं वो माइनस कर लेता हूं। तो वो क्वेश्चन ने बता रखा था 40,000 की भाई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, तो उसमें 40,000 रुपए जो मिले वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो गए। और इसके बाद लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो हमने अगेन ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकाला था 241,200। चलो, डन 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 हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेटर का खेल बच गया, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये आ रहा है 183,500। प्लस में आंसर आने का मतलब प्रॉफिट। भाई रट मत लेना कि हमेशा प्रॉफिट आएगा, ध्यान रखना आंसर माइनस में आएगा तो वो क्या निकल के आएगा? वो लॉस निकल के आएगा। ठीक है जी, चलो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। कहता है The income tax officer on assessing the income of Shri Moti for the financial year 2021 and 21-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income। तो कह रहा है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर एक है, उसको लगता है कि एक बिजनेसमैन है मानो श्री मोती, उसने 2 फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम डिक्लेयर करी है
टैक्स के लिए वो पूरी नहीं करी है, मतलब कम इनकम डिस्क्लोज करी है। अब थोड़ा सा आपके लिए फाउंडेशन लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत होती है बात समझने में, क्योंकि अभी आपको इनकम टैक्स लॉ की ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में देखो होता क्या है, मैं आपको बेस बता देता हूं। जब कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, तो उस प्रॉफिट पे फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी। अब अगर कोई बिजनेस जानबूझ के अपने प्रॉफिट्स कम डिक्लेयर करेगा तो नेचुरल सी बात है इनकम टैक्स भी कम आएगा, है ना। अगर मैं इनकम टैक्स का रेट बोलूं 30% है, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा इनकम टैक्स बनेगा। अब ये इनकम टैक्स अल्टीमेटली किसके पास जाता है? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। तो सरकार नजर रखती है कि भाई कोई बिजनेसमैन या फॉर दैट मैटर कोई भी अपनी इनकम कम तो नहीं दिखा रहा, अपना टैक्स कम करने के लिए अपनी इनकम कम तो नहीं दिखा रहा। तो यही बात बोली जा रही है यहां पे कि भाई जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको लग रहा है कि श्री मोती कम इनकम दिखा रहा है अपनी 2 फाइनेंशियल ईयर की, ताकि वो टैक्स से बच सके। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है। तो वापस से पढ़ते हैं। द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 and 2021-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. He gives you the following particulars of assets and liabilities of Shri Moti on 1st April 2020 and 1st April 2022. तो जरा डेट्स पे बहुत ध्यान से गौर करना बच्चों। 1st April 2020 का और 1st April 2022 का, इन दोनों डेट्स की आपको बेसिकली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जानकारी दी गई है। ठीक है। तो देखो इस सवाल में आपका क्या चक्कर होने वाला है। वैसे आप अब तक जब भी अकाउंटिंग करते आए हो, जब भी प्रॉफिट लॉस आपने जब भी निकाला है 11वीं क्लास से, आप 1 ईयर का निकालते हो। लेकिन इस पूरे सवाल में कहानी उसने 1 साल की नहीं 2 फाइनेंशियल ईयर की बनाई। एक उसने बनाई कितने साल की? 20-21 की और 21-22 की। 20-21 और 21-22, यानी कि जो मेरा पीरियड इन क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल 2020 से और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। यानी मैं 2 फाइनेंशियल ईयर को साथ में क्यूमुलेटिवली कंसिडर कर रहा हूं। इसलिए आपको एक तो 1st अप्रैल 2020 की जानकारी दे रखी है यानी इस डेट की, और 1st अप्रैल 2022 यानी सिंपल भाषा में 31 मार्च 2022 की जानकारी दे रखी है इस डेट की। तो इसका मतलब आपका जो पीरियड चल रहा है, जिस पीरियड के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, वो 1 साल नहीं है, वो 2 साल है। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ इतना है कि अब 2 साल हो गए, काम आपको अभी भी वही करना है। तो 1st अप्रैल 2020 को हम लोग ओपनिंग डेट मान लेंगे एक प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए, और 31 मार्च 2022 या 1st अप्रैल 2022 को हम लोग क्लोजिंग डेट मान लेंगे। तो ये मेरी बन गई ओपनिंग डेट, ये बन गई मेरी क्लोजिंग डेट। ठीक है जी। तो देखो आपको दोनों भी डेट्स की, पहले 1st अप्रैल 2020 के एसेट्स बता रखे हैं, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी। लाइबिलिटीज में बता रखा है ओइंग टू मोतीज ब्रदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मतलब 1st अप्रैल 2020 के एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है। सिमिलरली 1st अप्रैल 2022 की भी एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ ज्वेलरी, लोन टू मोतीज ब्रदर, और लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है जी। ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4000 पर मंथ। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? ड्रॉइंग्स। तो 2 साल की ड्रॉइंग्स बता रहा है कि 4000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ड्रॉइंग्स करी गई। The declared incomes of the financial year were 1,05,000 for 2020-21 and 1,23,000 for 2021-22 respectively. State whether the income tax officer's contention is correct. Explain by giving your workings. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि ये जो 2 साल की टोटल इनकम डिक्लेयर करी गई है वो कम है टैक्स बचाने के लिए। आपको चेक करना है कि दोनों सालों की मिला के इनकम एक्चुअली में कितनी थी, और जो इनकम डिक्लेयर करी गई है क्या वो ज्यादा है, मतलब वो कम है या सही है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे क्वेश्चन में 2 साल चल रहे हैं, लेकिन आप मन में सोचो कि ये 1 ही साल है। काम आपको दोनों साल को 1 साल के बराबर मान के करना है। तो
तो आपको लगाना वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है। आपको क्लोजिंग कैपिटल में लेना है क्या, 31 मार्च 2022 की कैपिटल को, 1 अप्रैल 2020 की कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल लेनी है। अब ये दोनों डेट्स की कैपिटल निकालने के लिए आपको दोनों डेट्स की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ड्रॉइंग्स की जानकारी क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साथ साथ करना मेरे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है जी। चलो अब ये कैसे बनाएंगे हम लोग, हम पीरियड अपना कैसे ले ले, हम पीरियड ले लेते हैं अपना 2 साल, 2 डेट्स का ले लेते हैं, एक 31 मार्च 2022 और एक 1 अप्रैल 2020। तो वैसी कॉलमनर फॉर्म भी बना लेते हैं अगर कोई दिक्कत तकलीफ ना हो तो। चलो आइए जी, तो डेट जो क्वेश्चन वाले ने दी हुई है वही लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक उसने 1 अप्रैल 2020 बोली है, एक उसने 1 अप्रैल 2022 बोली है। सिमिलरली यहां पे 1 अप्रैल 2020 बोली है और 1 अप्रैल 2022, ठीक है। आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं जो क्वेश्चन ने डेट्स दे रखी हैं वही डेट्स लेना पसंद करूंगा, राइट, ठीक है। आप अपने मन में क्या सोचोगे, मैं लिख देता हूं, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। सिमिलरली ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले एसेट्स दे रखा है, तो एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, कैश इन हैंड। तो एक काम करते हैं पहले, क्योंकि उसने ओपनिंग डेट्स की सारी फिगर साथ में दे रखी है तो वो डाल देते हैं। तो कैश इन हैंड है 25,500, फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री दे रखी है 56,000 की, फिर सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 41,500 के, फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,90,000 की, फिर वाइफ ज्वेलरी है, ठीक है। वाइफ ज्वेलरी से कुछ नहीं होता, ज्वेलरी तो ज्वेलरी है, एसेट है, तो वो मैं लिखूंगा वाइफ ज्वेलरी। तो वाइफ ज्वेलरी है 75,000। अभी सारी मैं ओपनिंग डेट मतलब 1 अप्रैल 2020 की फिगर्स डाल रहा हूं। फिर लाइबिलिटी में कैपिटल लिख के छोड़ देता हूं, क्योंकि अब हमें पता है कि कैपिटल तो हमारा बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा। इसके अलावा लाइबिलिटी है ओइंग्स टू मोतीज ब्रदर, ओइंग टू मोतीज ब्रदर, तो ऐसे लिख देते हैं लोन टू मोतीज ब्रदर। तो ये कितना लोन दे रखा है उसने, 40,000 का, तो यहां लिख देते हैं 40,000। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 35,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 35,000 के। सिमिलरली फिर क्लोजिंग बैलेंसेस भी डालना शुरू कर देते हैं 1 अप्रैल 2022 की। तो कैश इन हैंड है 16,000, इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री है 91,500 की, सन्ड्री डेटर्स है 52,500 के। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 1,90,000, ये तो शायद अनचेंज रही। एक मोटर कार करके नई एसेट आ गई, मोटर कार, तो वो लिख देते हैं अलग से मोटर कार। तो मोटर कार कितनी है 1,25,000। फिर वाइफ ज्वेलरी दे रखी है, ये भी है 1,25,000। ओपनिंग डेट पे कोई मोटर कार थी नहीं तो ये डैश हो गया। अच्छा, लोन टू मोतीज ब्रदर, कितनी मजेदार बात हुई। 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया हुआ था मोती के भाई से 40,000 का,
अब 1 अप्रैल 2022 को उल्टा हो गया, अब लोन दिया हुआ है मोती के भाई को, तो अब वो एसेट बन चुका है, तो लोन टू मोतीज ब्रदर। तो यहां तो कुछ नहीं था, यहां कितने रुपए का लोन हो गया, 20,000। अगर मैं लाइबिलिटी साइड पे आऊं तो ये वाला लोन तो खत्म हो गया क्योंकि ये तो उल्टा एसेट में कन्वर्ट हो गया, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 55,000 के। लो जी, तो मैंने मोटी मोटी अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार कर दी। अब तो सिर्फ क्या करना है, हमको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। चलो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ओपनिंग डेट का टोटलिंग करके खत्म करता हूं काम। 56 प्लस 41,500 प्लस 190 प्लस 75, तो ये आ रहा है कितना, 3,88,000 का टोटल आ रहा है। इसमें से 75,000 माइनस कर देते हैं, तो ये बचा 3,13,000। तो ये मेरा कैपिटल बच गया 3,13,000। तो इतनी मेहनत मैं कर क्यों रहा था भाई, यही तो निकालने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो क्यों करूंगा इतनी मेहनत। सिमिलरली एसेट साइड का टोटल करो, 16 प्लस 91,500 52,500 190 125 125 20, तो टोटल आ रहा है 6,20,000। इसमें से 55 हट गए, तो कैपिटल कितना बचा, 5,65,000। क्यों कर रहा हूं मैं इतनी मेहनत, यही निकालने के लिए तो कर रहा हूं। तो इससे मुझे दोनों भी डेट की कैपिटल पता लग गई, मतलब क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल दोनों भी मेरे को पता लग गया। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं फटाफट से। तो वैसे तो मुझे पता है प्रॉफिट ही आएगा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि डिक्लेयर प्रॉफिट कर रखा है लॉस आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ले लेते हैं, बट ध्यान रखना 2020-21 एंड 2021-22 2 साल का एक साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो दोनों साल का साथ में मतलब है, इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं, हमें दोनों साल एक साथ ही देखना है। ठीक है, कि मिला के दोनों साल का कितना प्रॉफिट आया। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब ऑन 1 अप्रैल 2022 की जो हमने निकाली, तो ये कितनी निकाली हमने, 5,65,000। इसमें ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। अब ये बच्चों थोड़ा ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलती मत कर लेना। उसने मंथली ड्राइंग्स ये रखी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग्स थी 4,000 रुपीज पर मंथ ही, शायद है ना, कितनी थी चेक कर लेता हूं, 4,000 रुपीज पर मंथ थी। अब भावनाओं में आके बच्चा क्या जल्दबाजी में इंटू 12 कर देगा कि एक साल का, क्योंकि उसको एक आदत होती है कि मंथली अगर कुछ दे रखा है साल का करने के लिए इंटू 12 करना है। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 साल में चल रहा है, यानी 12 मंथ्स नहीं 24 मंथ्स चल रहे हैं हमारे टोटल, क्योंकि हम दोनों साल की कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं। तो इसलिए 2 साल की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, इंटू 24 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 96। लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल तो मेरे ख्याल से है नहीं, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एडिशनल कैपिटल छोड़ दूंगा, लिखूंगा नहीं, मैं सीधा कर लेता हूं माइनस ओपनिंग कैपिटल। और यहां पे ओपनिंग कैपिटल का मतलब है ऑन 1 अप्रैल 2020 जो हमने ऊपर निकाली कितने रुपए की, 3,13,000। चलिए, तो अब जो मेरा बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल के आएगा 2020-21 एंड 2021-22 2 साल का प्रॉफिट मेरा निकल के आएगा। इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,48,000। 3,48,000 मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। लेकिन भाई साहब हमारे क्लाइंट ने बोल लो या जो भी व्यक्ति का नाम था, इस भाई साहब ने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करा दोनों साल का, प्रॉफिट डिक्लेयर्ड। तो दोनों साल का उसने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करा था, एक बार क्वेश्चन में जाएंगे वापस से, तो उसने मिला के कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करा था, ये ऊपर दिया था मेरे ख्याल से या नीचे दिया था,
ये रहा, देखो मैं ब्लू से कलर कर लेता हूं। तो 1 साल का 1,05,000 दिया था, दूसरे साल का 1,23,000 दिया था। तो 1,05,000 और 1,23,000, 1,05,000 प्लस 1,23,000, चलिए तो टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2,28,000। इसका मतलब उसने डिक्लेयर कितना प्रॉफिट किया? 2,28,000। लेकिन हमारे हिसाब से दोनों साल का प्रॉफिट आना कितना चाहिए था? 3,48,000। यानी उसने कुछ इनकम दबा दी, छुपा दी। क्यों छुपा दी? टैक्स बचाने के लिए। फ्रॉड कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो जो इनकम छुपा दी उसको पता है टेक्निकली क्या बोलते हैं? सप्रेस्ड इनकम, छुपी हुई इनकम जो जानबूझ के छुपाई गई। और यही डाउट तो था इनकम टैक्स ऑफिसर का, यही तो बेचारा कह रहा था चीख चीख के कि भाई साहब इन्होंने तो 2 साल का प्रॉफिट ही कम दिखाया है। तो इसने 1,20,000 की इनकम या प्रॉफिट को सप्रेस कर दिया, छुपा दिया। तो देयरफॉर मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज करेक्ट। कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज करेक्ट। ठीक है जी। तो ये था बच्चों आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जिसको हम बोलते थे। तो आपका इसी के साथ पहला जो मेन कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ये यूजफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हाँ सर हमें यूजफुल लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंफॉर्म कर देना। अगर मुझे एक भी कमेंट आ गया तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूंगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर थोड़ा आपका रिस्पॉन्स और भी बेटर होता है, थोड़ा यार लाइक वाइक कर लेना। छोटा सा नन्ना सा चैनल है मेरा, बड़ी मुश्किल से बनाता हूं वीडियो और डालता हूं, उसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपको स्टडी मटेरियल तो पूरा कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अलावा कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चंस जो इन चैप्टर से पूछे जाते थे इंटर लेवल पे वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो तो मुझे उम्मीद है बच्चों लेक्चर आपको ठीक लगा, यूजफुल लगा। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। चलिए।